हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का छठा रिपोर्ट आ गया है और झारखंड के लिए ये आंकड़े राहत और चेतावनी दोनों लेकर आए हैं। तो पूरे टॉपिक को तो हम लोग कवर करेंगे ही और जानेंगे कि क्या में सुधार हुआ और क्या में थोड़ा बहुत घट गया। ठीक है, तो जो छठा रिपोर्ट है वो आया है। पांचवा रिपोर्ट हम अभी से कुछ दिन पहले आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, तो आप इसको भी देखिए और इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी दोनों के द्वारा कंडक्ट कराने वाले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपको उसमें झारखंड सामान्य ज्ञान या कोई भी जीके जैसा कोई टॉपिक है तो याद रखिए कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर स्पेशली हम बोल दे रहे हैं कि जेपीएससी के मेंस लिखने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को यहाँ से थोड़ा बहुत तो सुन लीजिए, लेकिन आपके काम का होगा कि अगर आप आईआईपीएस मुंबई की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर के पढ़ लीजिए, या केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जो साइट है वेबसाइट उस पर जाकर के पढ़िए, आधिकारिक पर जाकर पढ़िएगा। ठीक है, उसके अलावा आप पीआईबी का भी रिपोर्ट जो आता है उस पर भी पढ़ सकते हैं। वो थोड़ा समरी टाइप से रहेगा और लेकिन मुख्य चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप अगर मेंस लिख रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट कि हम और से ज़्यादा आपको नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप इसका डाटा वहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो छठा रिपोर्ट आया है उसको शुरू करते हैं। सबको इसको पढ़ना है। ठीक है, जो आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उसके लिए भी और जो मेंस का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उनके लिए भी है, लेकिन मेंस वाले बच्चे थोड़ा साइट पर जा कर के पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब तो ये रिपोर्ट जो है वो झारखंड के लिए क्या लेकर के आया है। तो देखिए, झारखंड राज्य में बच्चों के बौनेपन में सुधार हुआ है। ठीक है, जो स्टंटिंग जो वर्ड हम लोग जनरली सुनते हैं उसमें सुधार हुआ है और घट करके 35% पे आ गया है। वहीं चिंता की भी बात है कि कम वजन वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई है, 41.1% हो गया है, यानी कुपोषण की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा अनीमिया का आंकड़ा जो है ये छठे से निकाल दिया गया है। ठीक है, अनीमिया का आंकड़ा को लेकर थोड़ा विवाद था, इसकी वजह से इसको इसमें नहीं जोड़ा गया है। मुख्य बातें बता दे रहे हैं वीडियो का, फिर हम लोग एक एक करके सभी को समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आ गए हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6, हिंदी में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बोला जाता है, इंग्लिश में उसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहा जाता है, छठा रिपोर्ट आया है, का आयोजन किस अवधि के दौरान किया गया था। इसका मतलब है कि आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि डाटा कब उठाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंसर सही है। NFHS 6 का फील्ड वर्क मुख्य रूप से वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में पूरा किया गया था। ठीक है, यानी कि देखिए जब डाटा उठाया जाता है फिर रिपोर्ट तैयार होता है तो वो जब आपके पास आता है पब्लिश होता है तब तक में काफ़ी समय लग जाता है। तो डाटा जो उठा था वो 2023-24 का डाटा लिया गया था। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट अभी से 10 दिन पहले आया है। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये साल भर तो आपको एकदम चलेगा, साल भर में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इस डाटा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, NFHS 6 के संचालन के लिए किस संस्थान को नोडल एजेंसी बनाया गया था। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS मुंबई। इसीलिए हम कहें कि इसका आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इस पर भी आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा अगर आपको मेंस लिखना है तो ऑप्शन सी है इसका सही हो गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS मुंबई सभी NFHS सर्वे के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, NFHS 6 के तहत देश के कितने जिलों को कवर किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 715। इस सर्वेक्षण में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 715 जिलों को शामिल किया गया है। चौथा है NFHS 5 की तुलना में NFHS 6 में कुल कितने संकेतकों की कटौती की गई है। कटौती की गई है मतलब हटा दिया गया है। ठीक है, तो एक बात समझिएगा कि जो पांचवा रिपोर्ट था उसमें 131 इंडिकेटर्स लिए गए थे, लेकिन जब ये छठा जो आया है अभी हम लोग के पास उसमें इंडिकेटर्स 101 लिए गए हैं, यानी कि घट गया कितना, 30 संकेतक हटा दिए गए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 30 संकेतक हटा दिए गए। नीतिगत प्रासंगिकता को देखते हुए इस बार संकेतकों की संख्या 131 से घटाकर 101 कर दी गई है, यानी कि 30 संकेतक हटाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण संकेतक को NFHS 6 की प्रारंभिक फैक्ट शीट से हटा दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, अनीमिया। एनीमिया को हटा दिया गया। अभी हम बोले कि थोड़ा बहुत विवाद हो गया था
तो इसी की वजह से अब ये दूसरे रिपोर्ट में आएगा जिसका नाम होता है DABS, डाइट एंड बायो मार्कर्स सर्वे कहते हैं उसको। ठीक है, फिर से सुनिए, डाइट एंड बायो मार्कर्स सर्वे कहते हैं उसको। तो इसको हटाया क्यों गया, छोटा सा बात है, सुन लीजिए। देखिए, पिछले कुछ जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें एनीमिया का जो रिपोर्ट है वो हमेशा से ही खराब ही आ रहा है। ठीक है, तो सरकार अपने तरफ से तर्क दिया है कि पहले के रिपोर्ट्स में उंगली में पिन चुभा करके खून लिया जाता था, तो उनको बताए हैं विशेषज्ञ लोग कि ऐसा करने से अक्सर हीमोग्लोबिन कम ही आता है, क्योंकि खून पतला हो जाता है जिससे लगता है कि एनीमिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, कम ही रहता है। तो ये गलत तरीका है, इसको हटाना चाहिए, दूसरे तरीके से जांच करना चाहिए। तो अब सरकार इस बात पे आ गई है कि अब वो जो उंगली में पिन चुभो करके जो खून लिया जाता था उसको हटा करके डायरेक्ट नस से, जो आपके वेन होते ना हाथ या कहीं, वहीं से वेन से ब्लड लिया जाएगा और उसका जांच होगा, उससे सटीक आंसर मिलेगा, सटीक हम लोग को पता चलेगा, ऐसा सरकार का मानना है। इसीलिए इसको इस समय हटा दिया गया है छठा रिपोर्ट से। ठीक है, और कहा गया कि जब हम लोग उसका रिपोर्ट लाएंगे तो डाइट एंड बायो मार्कर सर्वे नाम के एक अलग सर्वे में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद तो विवाद होना ही था। विवाद में कहा गया कि सरकार अपने जो कमी है उसको छुपाना चाहती है, डाटा छुपाना चाहती है, वो जो योजना लाई जो ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल फेल हो गया उसको छुपाना चाहती है, इसीलिए ऐसा कर रही है। अब जो है, चलिए, यही कारण रहा कि इस बार एनीमिया का रिपोर्ट हम लोग को देखने को नहीं मिला। पिछले बार 65% से भी ज़्यादा हमारे झारखंड की महिलाएं थीं जिनको एनीमिया से हम लोग पीड़ित माने थे। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर। NFHS6 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट, याद रखिएगा शॉर्ट में हमेशा TFR यूज़ होगा, तो आप गड़बड़ाएंगे नहीं। टोटल फर्टिलिटी रेट को शॉर्ट फॉर्म में TFR कहता है, कितनी दर्ज की गई है, तो ऑप्शन सी सही है, 2.0। भारत की राष्ट्रीय TFR अब 2.0 पर स्थिर है, जो प्रतिस्थापन स्तर यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल जो है 2.1 से कम है। हम आपको बताए थे कि दोनों में अंतर क्या होता है, यानी कि अभी भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.0 है, लेकिन माना गया है कि अगर 2.1 रहेगा तो रिप्लेसमेंट लेवल क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। हमारी जनसंख्या आगे भविष्य में ना तो बहुत ज़्यादा घटेगी, ठीक है, और ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। रिप्लेसमेंट रेट सही रहता है, रिप्लेसमेंट लेवल सही रहता है। ठीक है, तो अगर अभी TFR 2.0 है, इसका मतलब आगे भविष्य में हमारी जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन हमारे झारखंड का 2.3 है, इसका मतलब कि आगे चल के क्या होगा कि झारखंड का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही है, दोनों में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर। झारखंड राज्य की कुल प्रजनन दर TFR NFHS6 के अनुसार किस श्रेणी में है। ठीक है, ये आपके झारखंड के लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी 2.0 से थोड़ा अधिक है, क्योंकि हम बोले 2.3 है ना, तो 2.0 से थोड़ा अधिक है। झारखंड उन गिने चुने राज्य जैसे कि यूपी, बिहार में शामिल है जहां प्रजनन दर अभी भी राष्ट्रीय औसत 2.0 से थोड़ा अधिक बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। NFHS6 के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत पुरुष किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 45%। झारखंड में लगभग 45% पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत 36% से काफ़ी अधिक है। यानी कि भारत का औसत है 36%, लेकिन हमारे झारखंड का प्रतिशतता आ गया है 45, जो कि एक चिंता का विषय है। ठीक है, अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में पुरुषों में शराब के सेवन की दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। यानी कि झारखंड में जो पुरुष है, कितना % पुरुष है जो शराब पीते हैं, तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, 33.6%। झारखंड में 33.6% पुरुष शराब का सेवन करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत 18.9 के मुकाबले में लगभग दुगना है, एकदम दोगुना। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि इस पर रोक लगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं में मोटापे यानी कि ओबेसिटी की दर देश में सबसे कम दर्ज की गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, झारखंड और मेघालय। झारखंड और मेघालय में महिलाओं में मोटापे की दर देश में सबसे कम है, और कितना है, 17% है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। NFHS6 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं में मोटापे की औसत दर कितनी है? हमारे झारखंड में तो 17% है, तो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बताइए। तो राष्ट्रीय स्तर पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 30.7%। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं में मोटापे की दर बढ़कर 30.7% हो गई है, जबकि शहरी महिलाओं में यह 42.8% तक पहुंच चुकी है। अगर शहरी महिलाओं में बोले तो 42.8%, क्योंकि वहाँ का रहन सहन थोड़ा आरामदायक होता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी मिल जाता है देखने को। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों में स्टंटिंग जो वर्ड है उस पर ध्यान रखिएगा और इसको यहीं समझ लीजिए कि स्टंटिंग किसको कहते हैं। स्टंटिंग का मतलब होता है कि उम्र के अनुसार कम लंबाई। अगर किसी इंसान का उम्र जितना है उसी प्रकार से उसका हाइट होना चाहिए। अगर उसके हिसाब से उसका हाइट कम है तो आप कहिएगा कि ये बच्चा कुपोषण का शिकार है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों में स्टंटिंग की दर 5वीं रिपोर्ट के 35.5% से घटकर कितनी हो गई है? मतलब कि NFHS5 का जो रिपोर्ट था 35.5 था, घटकर कितना हो गया है? तो ऑप्शन बी सही है, 29.3%। भारत में बच्चों में क्रॉनिक कुपोषण यानी स्टंटिंग में बड़ी गिरावट आई है और अब यह घटकर 29.3% रह गई है। स्टंटिंग मतलब उम्र के अनुसार कम लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में गंभीर वेस्टिंग सीवियर वेस्टिंग की दर राष्ट्रीय स्तर पर कितनी दर्ज की गई है? आपका राष्ट्रीय स्तर पर पूछ रहा है, मतलब भारत के स्तर पर बताइए। तो पहले जानिए कि सीवियर वेस्टिंग किसको कहते हैं, क्योंकि आप स्टंटिंग समझ गए, अब सीवियर वेस्टिंग समझिए। लंबाई के अनुपात में बहुत कम वजन। कोई बच्चा है लंबा तो बहुत हो गया है, लेकिन जितना उसका लंबाई है उस हिसाब से उसका शरीर वजन नहीं है उसका, तो ये भी कुपोषण के अंदर ही आता है। तो ऑप्शन सी सही है, 5.2%। गंभीर कुपोषण का सूचक सीवियर वेस्टिंग राष्ट्रीय स्तर पर 7.7% से घटकर 5.2% हो गया है। इसका मतलब चलिए सुधार देखने को मिला है हम लोग को। 14 नंबर क्वेश्चन है कि NFHS6 के अनुसार भारत में 12 से 23 महीनों के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण की दर कितनी पहुंच गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 87.1%। देश में पूर्ण टीकाकरण का कवरेज सुधर कर 87.1% हो गया है, जो मिशन इंद्रधनुष की सफलता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सब डाटा याद रखिएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर आंसर राइटिंग करना हो तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किस वैक्सीन के कवरेज में 5वां जो रिपोर्ट है उसकी तुलना में छठे में सबसे बड़ी छलांग 36.4 से 85.4 देखी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, रोटा वायरस वैक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा इसको। रोटा वायरस वैक्सीन के कवरेज में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जो डायरिया से होने वाली बाल मृत्यु दर को रोकने में सहायक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत प्रसव यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, 90.6%। देश में अब 90.6% प्रसव अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों में हो रहे हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निजी अस्पतालों प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी की दर कितनी दर्ज की गई है? ऑप्शन सी सही है, 54.1%। इस बार रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा चिंता इसी पर बन गया है सबका कि इतना अजीब क्यों हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सी सेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस पर अब सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, बहुत ज़रूरत है। देखिए, झारखंड के निजी अस्पतालों में होने वाले प्रसवों में से आधे से अधिक 54.1% ऑपरेशन यानी कि सी सेक्शन के जरिए हो रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। देखिए, डिलीवरी या तो नॉर्मल होता है या ऑपरेशन यानी कि सी सेक्शन से। तो आजकल डॉक्टर पैसे कमाने की वजह से जनरली ऐसा परिवार में भय बना देते हैं कि हम लोग के पास उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सो सी सेक्शन कराना जरूरी है, जिससे कि उन हॉस्पिटल को कमाई अच्छी खासी होती है। अब सरकार को ये जिम्मेवारी हो गया है कि वो इस सब पर थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा सा इन लोगों पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार भी इस डाटा को देख करके काफ़ी परेशान है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में कुल सरकारी प्लस निजी सिजेरियन डिलीवरी सी सेक्शन का औसत प्रतिशत कितना है? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 15.7%। झारखंड में कुल सी सेक्शन दर 15.7% है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 32.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 12.7% है। यहाँ भी अगर आप आंकड़ा देखते हैं तो देखिए, ग्रामीण में अभी भी 12.7% है और शहर में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग दुगना ही मान के चल सकते हैं इसको।
अगला है इंटरनेट का उपयोग करने वाली भारतीय महिलाओं के प्रतिशत में क्या बदलाव आया है। तो ऑप्शन ए सही है, 33.3% से बढ़कर 64.3% हो गया है। ये बहुत बड़ा उछाल आ गया है। महिला डिजिटल साक्षरता में भारी उछाल आया है। इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाएं 33.3% से बढ़कर 64.3% हो गई हैं। यानी कि सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, सब इंटरनेट चला रहे हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर विवाहित महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में क्या प्रवृत्ति देखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, यह 29.3% से घटकर 22.3% हो गई है। तो चलिए इसमें सुधार देखने को मिला। महिला सशक्तिकरण और जागरूकता के कारण घरेलू हिंसा के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। गिरावट दर्ज हुआ है, 29.3% था 5वीं रिपोर्ट के अनुसार, और अब 22.3% हो गया है 6ठे रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। NFHS 6 में वित्त समावेशन को मापने के लिए किस नए संकेतक को पहली बार प्रमुखता से जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ, DBT जिसको कहते हैं। ठीक है, सरकारी योजनाओं के पारदर्शी हस्तांतरण को समझने के लिए लाभार्थियों को मिलने वाले DBT के डेटा को इस बार जोड़ा गया है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। देश में पुरुषों में मधुमेह यानी कि डायबिटीज की दर किस राज्य में सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी है, केरल। केरल में वयस्कों विशेषकर पुरुषों में 20.9% में मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दर देश में सबसे अधिक पाई गई है। ठीक है, ये केरल का है, हम लोग के यहाँ नहीं पाया गया है, इसलिए हम लोग को झारखंड के परिदृश्य से इसको याद रखना नहीं है, लेकिन अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि NFHS 6 के अनुसार पहली तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रसव पूर्व जांच कराने वाली महिलाओं का राष्ट्रीय प्रतिशत कितना है। तो इसका सही ऑप्शन सी, 76.2%। पहले जो डिलीवरी का समय होता था 8-9 महीने का, उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो कभी भी डॉक्टर का परामर्श लेने नहीं जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें सुधार देखा जा रहा है। ठीक है, इसी के से क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में डॉक्टर से जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 76.2% हो गई है। NFHS 5 में यह 70% थी। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट में 70% थी, अब हम लोग कितने हो गए हैं, 76.2% बढ़ोतरी हुआ है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में अंडरवेट उम्र के हिसाब से कम वजन, अंडरवेट मतलब जितना उम्र हो रहा है उस हिसाब से वजन कम है, तो इसको भी कुपोषण के अंदर रखते हैं, के मामले में भारत में क्या सुधार देखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 32.1% से घटकर 31.8 हो गया है। ठीक है, अंडरवेट के मामलों में बहुत मामूली सुधार ही देखने को मिला है, जो दर्शाता है कि इस पर और भी काम करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी की स्क्रीनिंग को 6ठी रिपोर्ट के कार्यक्षेत्र में नया स्थान दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों को ट्रैक करने के लिए हेपेटाइटिस बी और सी के स्क्रीनिंग को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सिजेरियन डिलीवरी की दर कितनी प्रतिशत है। तो अभी हम लोग पढ़े 12.7% है। ग्रामीण झारखंड में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और सामान्य प्रसव की प्रवृत्ति के कारण सी सेक्शन दर केवल 12.7% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 32.9% है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों में तंबाकू के सेवन का औसत प्रतिशत क्या है। ऑप्शन बी 36%। भारत में औसतन 36% पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं, जिससे झारखंड का औसत 45% कहीं अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों में शराब के सेवन का औसत प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर कितने पुरुष हैं जो शराब पीते हैं। तो बी सही है, 18.9%। भारत में पुरुषों में शराब के सेवन का राष्ट्रीय औसत 18.9% है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 6ठी रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए आवश्यक रिप्लेसमेंट लेवल TFR कितना माना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 2.1। हम बताए थे कि अगर 2.1 है रिप्लेसमेंट रेट अगर, तो ठीक है, हम लोग का जनसंख्या आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा घटेगा भी नहीं, एक स्थिर है जो सही होता है, और हम लोग इसी पर आगे बढ़ना है हम लोग को। तो डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी के मामलों में या मानकों के अनुसार 2.1 की TFR को रिप्लेसमेंट स्तर पर माना जाता है, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किस पहचान प्रणाली को मजबूत किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकिंग।
जोखिम वाली गर्भावस्था की समय पर पहचान के कारण ही झारखंड में मातृ स्वास्थ्य और संस्थागत प्रसव के संकेतकों में सुधार हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शहरी भारत में महिलाओं में मोटापे की दर छठी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 42.8%। शहरी क्षेत्रों में गतिहीन जीवन शैली और जंक फूड के कारण 42.8% महिलाएं मोटापे से ग्रस्त हो गई हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। NFHS 6 के तहत देश के लगभग कितने लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितना जो डेटा इकट्ठा किया गया वो कितने लोगों के बीच में? तो 6.79 लाख। इस राष्ट्रव्यापी सर्वे के व्यापक कवरेज के तहत लगभग 6.79 लाख परिवारों से डेटा एकत्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। कम से कम 4 बार गर्भकालीन जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन सी सही है, 7%। देश में कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच कराने वाली महिलाओं के प्रतिशत में 7% अंकों की सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है। NFHS 6 के निष्कर्षों के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों का मुख्य कारण क्या उभर कर आया है? तो ऑप्शन बी सही है, मोटापा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह। देखिए, पहले हम लोग के भारत में संचारी रोग ज़्यादा फैल जाता था। संचारी और गैर संचारी तो समझते ही होंगे। जैसे संक्रमण से जिससे बीमारी हो जाए, अगर आपको सर्दी है, कोल्ड कफ है, तो दूसरे को हो जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान को हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको बीपी है, उसको शुगर है, तो उसके साथ रहने वाले को नहीं फैलता, तो उसको हम लोग गैर संचारी कहते हैं, है ना। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि सर्वे के अनुसार भारत तेजी से संक्रामक रोगों से गैर संचारी रोगों जैसे कि दिल की बीमारी, स्ट्रोक की ओर बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण मोटापा और डायबिटीज है। 35 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में पुरुषों द्वारा अत्यधिक शराब और तंबाकू का सेवन का मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या देखा गया है? तो ऑप्शन बी सही है, गैर संचारी रोग जैसे कि कैंसर, लीवर की बीमारी का खतरा और आर्थिक नुकसान। ठीक है, इसीलिए इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। एक तो यहाँ का आमदनी कम है, उसके बाद शराब पीकर, तंबाकू खा करके सब बीमार हो जाएंगे, तो घर में जो धन थोड़ा बहुत जमा है वो भी पूरे के पूरे बीमारी में निकल जाएगा। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अत्यधिक व्यसन के कारण परिवारों की बचत स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में नष्ट हो रही है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। नेक्स्ट चलेंगे अगला क्वेश्चन। 36 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कुल प्रजनन दर TFR भारत के राष्ट्रीय औसत 2.0 के बराबर या उससे कम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, केरल और तमिलनाडु। दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु ने रिप्लेसमेंट लेवल से भी काफ़ी कम TFR हासिल किया है, जबकि बिहार, यूपी अभी पीछे ही चल रहे हैं। हमारे झारखंड भी पीछे चल रहा है। ठीक है। 37 नंबर। NFHS 6 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में वेस्टिंग लंबाई के अनुसार कम वजन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ये सब जो वर्ड होता है ना, ये सब पर ध्यान रखिएगा। ये सब वर्ड डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा तो अच्छा है, और अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो घुमा घुमा के लिखने से अच्छा होता है कि डायरेक्टली जो वर्ड है उसको लिखिए, ताकि एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ ये स शब्द कुछ जानकारी तो रखता है। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाल ही में हुआ तीव्र कुपोषण या गंभीर बीमारी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि छठी रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में वेस्टिंग का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो हाल ही में हुआ तीव्र कुपोषण या गंभीर बीमारी से बच्चा जूझ रहा है, तो ये चीज़ उसके अंदर देखने को मिलता है कि लंबाई जितना है उसके अनुसार वजन कम है उसका। वेस्टिंग किसी बच्चे में हाल ही में हुए वजन के नुकसान को दर्शाती है, जो तीव्र खाद्य असुरक्षा या बीमारी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। NFHS 6 के आंकड़ों के विश्लेषण से किस क्षेत्र में शहरी ग्रामीण विभाजन, अर्बन रूरल डिवाइड सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है? यानी कि आंकड़ा आपको बताता है कि गांव में एकदम कम है या ज़्यादा है, और शहर में या तो बहुत कम है या ज़्यादा है, लेकिन शहर और गांव के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सी सेक्शन डिलीवरी और मोटापे की दर में। शहरी क्षेत्रों में सी सेक्शन का जो दर है वो 32.9% है हमारे झारखंड में, और मोटापा 42.8% राष्ट्रीय है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक ऊंचे स्तर पर है, और यही चीज़ गांव में देखने में अगर सी सेक्शन देखें तो 12 दशमलव कुछ था, है ना, और मोटापा भी यहाँ 17% के आसपास है। तो बहुत अंतर हो जाता है शहर और गांव में। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय NFHS सर्वे के प्रकाशन और फंडिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी सही है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसीलिए कहे थे इसके साइट पर भी जा करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यह सर्वेक्षण पूरी तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
द्वारा प्रायोजित और निर्देशित होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, NFHS 6 रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार के बावजूद कौन सा संकेतक अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, निजी अस्पतालों में अनावश्यक सी सेक्शन प्रसव। ठीक है, इस बार सरकार इस पर थोड़ा लगाम लगाए, बहुत जरूरी है। निजी अस्पतालों में व्यावसायिक लाभ के लिए की जाने वाली सी सेक्शन प्रसवों की बढ़ती दर नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। 41 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ था, तब से लेकर अब तक यह कौन सा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है जिसकी रिपोर्ट आई है? ठीक है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये छठी रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? ये छठी रिपोर्ट है। सबसे पहला जो सर्वेक्षण हुआ था 1992-93 में हुआ था। ठीक है, अब जो आया है वो हम लोग का छठा रिपोर्ट है। यह समग्र रूप से देश और राज्य का छठा सर्वेक्षण है। पहला सर्वेक्षण 1992-93 में हुआ था। अब 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में स्टंटिंग सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो ऑप्शन बी सही है कि बच्चे के दीर्घकालिक मानसिक और शारीरिक विकास, मानव पूंजी को ही डायरेक्ट प्रभावित करती है। क्योंकि अगर बच्चा कुपोषित हो जाएगा, उसका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होगा, तो एक अच्छा मानव पूंजी बन करके नहीं तैयार होगा, मानव संसाधन एक अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए, स्टंटिंग बचपन में लंबे समय तक पौष्टिक भोजन ना मिलने के कारण होती है, जिससे बच्चे का दिमागी और शारीरिक विकास हमेशा के लिए प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। NFHS 6 के अनुसार भारत में पुरुषों में मोटापे की राष्ट्रीय दर क्या दर्ज की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, 27.3%। राष्ट्रीय स्तर पर जहां महिलाओं में मोटापा 30.7% है, वहीं पुरुषों में यह दर 27.3% दर्ज की गई है। यानी कि पुरुष थोड़ा एक्टिवली रहते हैं, घूमते फिरते, इसीलिए थोड़ा इनमें कम है मोटापा, महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 27.3 और 30.7 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में तंबाकू नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियानों को छठे रिपोर्ट के आंकड़ों के बाद किस स्तर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? तो बी सही है, ग्रामीण और जनजातीय पुरुष आबादी। चूंकि ग्रामीण और जनजातीय पुरुषों में तंबाकू शराब का सेवन लगभग 45% और 33.6% है, अतः जमीनी स्तर पर व्यवहार परिवर्तन अभियानों की आवश्यकता है। इन लोगों को ये सब बहुत आसानी से मिल जा रहा है, उस पर रोक लगाना चाहिए। कुछ इन लोगों को सरकार के द्वारा अभियान चला करके भी सतर्क करना चाहिए। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे छठे की प्रारंभिक फैक्ट शीट से कुछ संकेतकों को हटाने का प्राथमिक कारण सरकार द्वारा क्या बताया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, डेटा एकत्र करने की पुरानी पद्धतियों में सुधार और विसंगतियों को दूर करना। एनीमिया जैसे संकेतकों के मापन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अन्य अधिक वैज्ञानिक सर्वेक्षणों पर निर्भर रहने का निर्णय लिया है। हम बोले ना कि उंगली में जो पिन चुभो कर खून लिया जाता था, अब सरकार का कहना है कि वो सही डाटा हमको नहीं दे पाता है, इसलिए वेन से ब्लड लेंगे, उसके बाद जांच करेंगे, तब बताएंगे। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन है कि छठी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल साक्षरता के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर में क्या प्रवृत्ति देखने को मिली है? तो ऑप्शन बी सही है कि महिला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि के कारण यह अंतर कम हुआ है। महिलाओं द्वारा इंटरनेट का उपयोग बढ़कर 64.3% होने से डिजिटल जेंडर गैप काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ने से निम्नलिखित में से किस दर में सर्वाधिक गिरावट आती है? यानी कि पहले घर में ही प्रसव होता था, अब वो हॉस्पिटल्स में होता है, तो इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट होता है? मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी आता है। ठीक है, अस्पतालों में सुरक्षित और कुशल डॉक्टरों की देखभाल में प्रसव होने से प्रसव के दौरान होने वाली माताओं और नवजातों की मौतों में भारी कमी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड और मेघालय में महिलाओं में मोटापे की कम दर, जो कि 17% है, उससे भी कम है, का एक संभावित सकारात्मक कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, पारंपरिक खान पान, शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली और स्थानीय मोटा अनाज। ये सभी कारण बना कि मेघालय और झारखंड की महिलाओं में ओबेसिटी नहीं देखा गया है। इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति, स्थानीय खान पान और शारीरिक श्रम से भरपूर जीवन शैली उन्हें मोटापे से बचाए रखती है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण प्रतिरक्षित श्रेणी में आने के लिए बच्चों को
किस उम्र की सीमा के भीतर सभी बुनियादी टीके लग जाने चाहिए? तो ऑप्शन बी सही है कि 12 से लेकर 23 महीने के बीच में लग जाने चाहिए। सर्वेक्षण के मानकों के अनुसार 12 से लेकर के 23 महीने की आयु के बच्चों के टीकाकरण डेटा को ही पूर्ण टीकाकरण के मूल्यांकन का आधार माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है। छठे रिपोर्ट के आंकड़ों का उपयोग राज्य लोक सेवा आयोग जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आपको बताएगा कि आप जो ये रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का छठा रिपोर्ट, वो आपको क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो इसका बी सही है कि झारखंड की सामाजिक आर्थिक समस्या अगर आप लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप यहाँ का डाटा यूज़ कर सकते हैं। स्वास्थ्य है क्वेश्चन में, जहाँ आप स्वास्थ्य के बारे बता रहे हैं, कुपोषण के बारे बता रहे हैं, नीति निर्माण के बारे बता रहे हैं, तो आप बताएंगे कि हमको नीति निर्माण की ज़रूरत क्यों है, यहाँ पे ये कमी है। डाटा हम लोग को बताता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यहाँ हम लोग का कमी रह गया है, तो इस प्रकार का नीति निर्माण हमको करना पड़ेगा। या सरकार कोई नीति निर्माण की है तो उसके पीछे उसका इच्छा क्या है, मनसा क्या है, वो भी बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समालोचनात्मक आता है तो हम बता सकते हैं कि कहाँ किस रिपोर्ट में कमी आ गई, कहाँ कोई किस रिपोर्ट में हम लोग पीछे रह गए, और ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको एकदम पढ़कर जाना ही चाहिए, पूरा तैयार करके जाना ही चाहिए। ठीक है, तो यही चलते हम इसको यहाँ पे ऐड किए थे कि क्यों आपको ये पढ़ना है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के उत्तरों में जो छठा हम लोग का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, जैसे प्रमाणिक और नवीनतम आंकड़ों को शामिल करने से उत्तर की विश्वसनीयता बढ़ती है और अधिक अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब चलिए, जो जेपीएससी लिखते हैं उनके लिए 10 अलग से क्वेश्चन लाए हैं जो थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं हार्ड है, लेकिन थोड़ा है कि वो जेपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग भी। तो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, हार्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक में आप जितना कुछ पढ़े हैं बस वही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 5वां रिपोर्ट की तुलना में छठा जो रिपोर्ट आया उसमें झारखंड में कुल सिजेरियन प्रसव की दर में क्या बदलाव देखा गया है? तो ऑप्शन बी सही है कि यह बढ़कर 15.7% हो गया है। झारखंड में कुल सी सेक्शन दर जो 5वां रिपोर्ट था उसमें 12.8% था, छठे रिपोर्ट में बढ़कर 15.7% हो गया है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नकारात्मक और चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है, विशेषकर निजी अस्पतालों में अनावश्यक ऑपरेशंस के बढ़ने के संदर्भ में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 5वें से छठे के बीच, मतलब 5वां रिपोर्ट जो था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और छठे रिपोर्ट के बीच झारखंड में महिलाओं द्वारा इंटरनेट उपयोग के क्षेत्र में कैसा बदलाव दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। इसमें अभूतपूर्व सकारात्मक वृद्धि हुई है, जिससे डिजिटल जेंडर गैप कम हुआ है। ठीक है, महिलाएं भी पूरा इंटरनेट यूज़ कर रही हैं। डिजिटल समावेशन के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं द्वारा इंटरनेट का उपयोग 33.3% से बढ़कर 64.3% हो गया है, जिसका सीधा और बड़ा असर झारखंड की महिला आबादी और महिला स्वयं सहायता समूहों पर भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़ा जाए। झारखंड की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट के संदर्भ में 5वीं रिपोर्ट और छठी के बीच में क्या अंतर देखा गया है? तो ऑप्शन बी सही है कि झारखंड की टीएफआर में क्रमिक गिरावट सुधार हो रही है। गिरावट हुआ मतलब सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत जो है 2.0 से थोड़ा अधिक है, क्योंकि हम लोग 2.3 हैं। जो गिरावट तो थोड़ा हुआ है लेकिन अभी भी ज़्यादा है। झारखंड की टीएफआर में पिछले सर्वे की तुलना में क्रमिक रूप से सुधार हो रहा है। सुधार मतलब कि गिरावट हो रहा है। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड भी उन राज्यों में शामिल है जहां यह दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से थोड़ी अधिक है। इसका मतलब है कि राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी है। पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जब कहा गया था तो साउथ के जितने भी राज्य हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और वहाँ पॉपुलेशन घटा, लेकिन यही काम हमारे नॉर्थ के जितने हमारे राज्य हैं उसमें भी कुछ में देखा गया, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सब में थोड़ा कम ही देखा गया। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 5वीं रिपोर्ट की तुलना में छठी रिपोर्ट में बच्चों में स्टंटिंग उम्र के अनुसार कम लंबाई के राष्ट्रीय आंकड़ों में आई बड़ी गिरावट का झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा है? ठीक है, तो 35.5% था पहले, फिर 29.3% हो गया, यानी कि गिरावट देखने को मिला। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुधार के अनुरूप झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल पोषण में सकारात्मक सुधार देखे गए, तभी तो परसेंटेज घटा।
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घटा है, अभी भी थोड़ा और काम करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉनिक कुपोषण यानी स्टंटिंग में 6% अंकों से अधिक की बड़ी गिरावट आई है। झारखंड में पोषण अभियान और आंगनबाड़ियों के माध्यम से दिए जा रहे पूरक पोषाहार के कारण बच्चों के इस संकेतक में 5वीं रिपोर्ट की तुलना में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि 5वीं रिपोर्ट और 6ठी रिपोर्ट के बीच झारखंड में संस्थागत प्रसव की प्रवृत्ति में क्या अंतर आया है। तो 5वां का बी सही है, लगभग सबका बी ही ऑप्शन दे दिया था ना। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच बढ़ने से इसमें सकारात्मक सुधार हुआ है। जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सुदृढ़ीकरण के कारण झारखंड में संस्थागत प्रसव की दर में 5वीं रिपोर्ट की तुलना में सुधार हुआ है, जिससे मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 6ठे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सी सेक्शन दरों में आया अंतर NFHS 5 के बाद किस बड़े विभाजन को रेखांकित करता है। तो ऑप्शन बी सही है कि शहरी क्षेत्रों में 32.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 12.7% दर होना, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के असमान वितरण को दर्शाता है। यह डेटा दिखाता है कि झारखंड के शहरी क्षेत्रों में सी सेक्शन की दर 32.9%, ग्रामीण क्षेत्रों में 12.7% की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। यह शहरी क्षेत्रों में निजी अस्पतालों की बहुलता और प्रसव के बढ़ते चिकित्साकरण की नकारात्मक प्रवृत्ति को उजागर करता है। ठीक है, ये नकारात्मक इसको मान सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा सजग हैं, इसको भी तो मान सकते हैं ना। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, पूरे देश में जहां वयस्कों में मोटापा और जीवन शैलियों की बीमारियां 5वीं रिपोर्ट की तुलना में 6ठी रिपोर्ट में तेजी से बढ़ी है, वहीं झारखंड की स्थिति में क्या निरंतरता देखने को मिला आपको। तो ऑप्शन बी सही है कि झारखंड और मेघालय लगातार महिलाओं के सबसे कम मोटापे 17% से कम वाले राज्यों में शीर्ष पर बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ के लोग अपने जीवन शैली में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि मोटापे से ग्रसित नहीं हो रहे हैं। यह झारखंड के लिए एक बेहतरीन सकारात्मक निरंतरता है, जहां राष्ट्रीय औसत बढ़कर 30.7% हो गया है। वहीं झारखंड की महिलाओं में मोटापा अभी भी 17% से कम ही है। इसका मुख्य कारण राज्य का पारंपरिक खान पान, मोटे अनाजों का उपयोग और शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि 6ठे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के पुरुषों में तंबाकू 45% और शराब 33.6% के सेवन के आंकड़े 5वीं रिपोर्ट के बाद भी राज्य के लिए किस प्रकार की चुनौती बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह व्यवहारिक और जीवन शैली से जुड़े जोखिम के रूप में राज्य की सबसे बड़ी नकारात्मक चुनौती है। इसको जल्दी से जल्दी इस पर डील करना पड़ेगा। चलिए, झारखंड में पुरुषों द्वारा तंबाकू और शराब का अत्यधिक सेवन, जो राष्ट्रीय औसत क्रमशः 36% और 18.9 से बहुत ज़्यादा है। 5वीं रिपोर्ट के बाद 6ठी में भी यह सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। इसके कारण परिवारों का बजट स्वास्थ्य खर्चों में डूब रहा है और गैर संचारी रोगों का खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड के निजी अस्पतालों में सी सेक्शन की दर का बढ़कर 54.1% होना नीति निर्माताओं के लिए 5वीं की तुलना में किस प्रकार की विनियामक चुनौती पेश करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में नैदानिक प्रस्थापनों की निगरानी और अनावश्यक ऑपरेशंस पर कड़े नियम लागू करने की, मतलब अब सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, निजी अस्पतालों में आधे से अधिक 54.1% प्रसवों का ऑपरेशन के जरिए होना यह दिखाता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यावसायिक हित हावी हो रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ यह पैसा कमाने के लिए हो रहा है। ठीक है, यह राज्य सरकार के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को कड़ाई से लागू करने की एक बड़ी नकारात्मक चुनौती है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में झारखंड के स्वास्थ्य संकेतकों में आए सुधारों का मुख्य श्रेय राज्य के किस प्रशासनिक रणनीति को दिया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और जोखिम वाली गर्भावस्था की समय पर पहचान। ठीक है, झारखंड में प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव में जो भी सकारात्मक सुधार हुए हैं, उनका मुख्य कारण जमीनी स्तर पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी की ट्रैकिंग और ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में क्रमिक सुधार है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन देख लें जितना कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 6ठा का रिपोर्ट जो है उससे हम लोग को शायद पूछ ले। ठीक है, आप सभी इसको ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा टॉपिक है नहीं, क्वेश्चन जरूर ज़्यादा था, लेकिन बार बार हम एक ही टॉपिक को दोहराए ताकि आपको वो डाटा याद हो जाए। आप इस वीडियो को अभी देखिए,
फिर एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले भी देख लीजिएगा, जिससे कि डाटा आपको एक बार माइंड में रिवीजन हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन इसको देखिए, इस साल भर में जो भी एग्ज़ाम होगा सब में काम आएगा। साल भर क्या, उससे ज़्यादा ही आएगा, लेकिन फिर इतना तो मान के चलिए कि इसका वैलिडिटी अभी साल भर तो चलेगा, ठीक है। तो चलिए, इसको आप पूरा वीडियो देखेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।